हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से हाजिर हैं प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का फुल लेंथ टेस्ट का अगला पेपर लेकर। शुरू करते हैं आज का पेपर। क्या दिया गया है आज के पेपर में? पहला जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स नेम जीनस नेम इट्स टू करेक्टर्स एंड फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। हमारे काम की चीज है नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर आपको जीनस दिया गया है, दूसरे में आपके दो करेक्टर्स दिए गए हैं, एक में फाइलम दिया गया है कि निम्न में से किस में वंश का नाम, तो एक तरफ वंश का नाम है, उसके दो लक्षण और संग को सही से मेल नहीं खाते हैं। तो नहीं खाते हैं मतलब हमें ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या क्या दिया गया है? पहले में दिया गया है पायला, संघ कौन सा है? मोलस्का, ये बात सही है। दूसरे में दिया गया है एस्टेरियास, एस्टेरियास का संघ क्या दिया गया है? इकाइनोडर्मेटा, ये भी सही है। साइकॉन, साइकॉन का जो फाइलम दिया गया है पॉरीफेरा, ये भी सही है। पेरीप्लानेटा और इसका जो फाइलम दिया गया है वो है ऑर्थोपोडा। मतलब फाइलम और जीनस तो सही है सभी में, हमें ढूंढना है गलत। मतलब गलत पॉइंट हमें कहां मिलेगा? कैरेक्टर्स को लेकर मिलेगा। देखते हैं क्या क्या है। पहला दिया गया है पाइला, आप जानते हैं पाइला मोलस्का का मेंबर है। तो मोलस्का में बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती है। सेगमेंटेड बॉडी या मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी जो मिलती है वो हमें मिलती है तीन में। किस किस में? एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और कॉर्डेटा। इन तीनों का मेंबर है नहीं। ये मेंबर किसका है? मोलस्का का। तो जो उन्होंने लिखा है कि शरीर खंडित, तो शरीर खंडित नहीं है, शरीर कैसा है? अखंडित है। माउथ विद रेडुला, जैसा कि लिखा रेडुला युक्त मुख, ये बात तो सही है। मतलब आधा पॉइंट उन्होंने गलत कहा है, आधा सही कहा है। बाकी के ऑप्शन भी मैच कर लें। एस्टीरियाज किस संघ का सदस्य है? इकाइनोडर्मेटा। और इकाइनोडर्मेटा की खासियत होती है स्पाइनी स्किन्ड और साथ में वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कि अगर हम इकाइनोडर्मेटा को देखें तो इनमें सूल युक्त त्वचा होती है और साथ में जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ये दोनों बातें सही है इकाइनोडर्मेटा के लिए। अगले में दिया गया है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा में क्या लिखा है? पोर बियरिंग बॉडी, कि शरीर में बहुत सारे क्या है? छिद्र हैं, छिद्रित शरीर पाया जाता है, ये बात सही है। और साथ में कैनाल सिस्टम पाया जाता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट में दिया गया है ऑर्थोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, जॉइंटेड संधि युक्त उपांग, और संधि युक्त उपांग होने की वजह से ही इनका नाम हमने क्या दिया? ऑर्थोपोडा दिया। और क्या है? काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन युक्त बाह्य कंकाल, ये बात भी कैसी है? सही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है, क्योंकि इसमें एक पॉइंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है इन फ्रॉग, मेढक में क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। देखिए मेढक में सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं होती हैं, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट और कोई कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है नहीं कि मेढक के केस में सलाइवरी ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन फ्रॉग। नेक्स्ट पे चलते हैं। लैक ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई एंड प्रेजेंस ऑफ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक टिश्यू का करेक्टर दिया गया है और ये पूछा गया है कि ये जो करेक्टर या लक्षण है वो आखिर किस ऊतक के हैं, किस टिश्यू के हैं। कि रक्त आपूर्ति की अनुपस्थिति और साथ में अकोशिकीय आधारीय झिल्ली की उपस्थिति। देखिए आधारीय झिल्ली का पाया जाना उपकला ऊतक का लक्षण होता है ना। कि आधारी झिल्ली के ऊपर हमें मिलता है उपकला ऊतक और आधारी झिल्ली के नीचे हमें मिलता है किसका? संयोजी ऊतक। तो आधारीय झिल्ली जो है उसके ऊपर हमेशा हमें क्या मिलता है? उपकला ऊतक मिलता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरा लक्षण क्या है? रक्त की आपूर्ति की अनुपस्थिति। तो अनुपस्थिति होने की वजह से ही इससे अपने पोषण के लिए संयोजी ऊतक पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जिन दो लक्षणों की बात करी है वो किसके लिए है? उपकला ऊतक के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज, कि रक्त में CO2 की मात्रा जब बढ़ जाती है तब क्या होता है? एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, मतलब श्वासन के नियमन में O2 की जो भूमिका है वो कैसी है? महत्वहीन है। मतलब हमारा शरीर किसके लेवल के लिए संवेदी है? CO2 के लेवल की है। जब CO2 का लेवल बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, हम ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा CO2 को बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ेगा। याद कीजिए एक्सचेंज बोलते हैं, जितना हवा अंदर जाएगी उतना ही हवा बाहर आएगी और जितना ज्यादा O2 अंदर जाएगी उतनी ही ज्यादा CO2 बाहर आएगी। तो इस वजह से उनमें कैसा हो जाता है? फास्टर एंड डीपर हो जाता है, तेज व गहरा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी है।
नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे काम की चीज ये है कि रक्त कोशिकाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है ना। ब्लड सेल्स, ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। ये बात सही है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 12 से 16 ग्राम जो होता है वो 100 ml रक्त में होता है, जबकि यहां पे कितना दिया है 200 ml, है ना। इसलिए जो है ये डाटा हमारा कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट में लिखा है कि आरबीसी हैज एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 120 days आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन। इसीलिए एनसीईआरटी ने स्प्लीन के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान। कि आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है, ये बात सही है, जिसके बाद वे प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं, ये बात भी सही है। मतलब फिलहाल हमारा जो करेक्ट लग रहा है वो क्या है, बी है। नेक्स्ट में दिया गया है न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल्स आर फैगोसाइटिक सेल्स। देखिए न्यूट्रोफिल के लिए तो ये बात सही है कि न्यूट्रोफिल जो है वो कैसी है, भक्षक कोशिका है, लेकिन एनसीईआरटी में न्यूट्रोफिल के साथ मोनोसाइड दी है। बेसोफिल जो है वो भक्षक कोशिका नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा हो जाता है, गलत। नेक्स्ट में दिया है इन रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी लीड्स टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। आप जानते हैं एनसीईआरटी में यह भी दिया है कि कौन सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका उपयोग या जिनकी भूमिका जो है रक्त का थक्का बनाने में होती है, तो उनका आंसर वहां पर प्लेटलेट दिया है, जबकि यहां पर उन्होंने किसके बारे में कहा है, डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो ये पॉइंट भी हमारा कैसा, गलत हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है मदर फीटस आरएच ब्लड टाइप इनकॉम्पेबिलिटी डिसऑर्डर कैन अकर इफ मदर इज एंड हर फीटस इज। देखिए वहां पे क्या लिखा गया है कि अगर एक आरएच पॉजिटिव व्यक्ति की शादी एक आरएच नेगेटिव मादा महिला के साथ हो जाए और उसका जो बेबी है वो भी कैसा हो, आरएच पॉजिटिव हो, मतलब जो फीमेल है, जो इन्होंने कहा है, जो माता है वो कैसी होगी, आरएच नेगेटिव, और जो उसका फीटस गर्भ है वो गर्भ कैसा होगा, आरएच पॉजिटिव। तो ये चीज हमें कहां देखने को मिल रही है, मदर इज आरएच नेगेटिव एंड फीटस इज आरएच पॉजिटिव। तो करेक्ट आंसर क्या है उसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन नेफ्रॉन वाटर एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इन। नेफ्रॉन में जल अवशोषण सर्वाधिक, सर्वाधिक के लिए एनसीईआरटी की लाइन को थोड़ा दिमाग में रखिएगा। एनसीईआरटी में जहां पर पीसीटी दिया है वहां दिया है कि यहां पर ब्रश बॉर्डर्ड उपकला पाई जाती है, और सीधे सीधे सामने ही लिखा है कि 70 से 80% जल व अपघट्यों का अवशोषण यहीं पे होता है। तो 70 से 80% एक बड़ा डाटा हो जाता है। तो सर्वाधिक अवशोषण कहां हो रहा है, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में होता है। कहां होता है, समीपस्थ कुंडलित नलिका में। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, रीड दी फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, ये रहे 1 2 3 4 एंड अकॉर्डिंगली मार्क दी ऑप्शन दैट हैज बोथ करेक्ट। हमें ढूंढना है इसमें से करेक्ट कि निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़ें और उनके अनुसार उस विकल्प को चुनें जिसके दोनों कथन कैसे हैं, सही हैं। पहला दिया गया है कार्डियक मसल फाइबर्स आर ब्रांच्ड, के हृदय पेशी तंतु शाखित होते हैं, ये बात सही है कि कार्डियक मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। और दूसरा लिखा है कि एक केंद्र की होती है, ये बात भी सही है, क्योंकि बहु केंद्र की अवस्था हमें कंकालीय पेशियों स्केलेटल मसल में देखने को मिलती है। मतलब हमारा पहला स्टेटमेंट कैसा है, सही है, ये देखने को मिल रहा है। दूसरे में क्या है, स्मूथ मसल आर अनब्रांच्ड, कि चिकनी पेशियां कैसी हैं, अशाखित हैं, ये भी बात सही है। एंड सिलिंड्रिकल, ये बात गलत है, वो सिलिंड्रिकल नहीं है, वो स्पिंडल शेप है, वो बेलनाकार नहीं है, वो कैसी है, तर्करूप है। मतलब ये पॉइंट हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। तीसरे में दिया गया है स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल में आपके जो है कंकाली पेशियां स्केलेटल मसल भी आ जाती हैं, और जो है कार्डियक मसल फाइबर वो भी आ जाते हैं। कैन बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ये बात सही है कि अगर हम कार्डियक मसल की बात करें तो ब्रांच्ड है, और स्केलेटल मसल की बात करें तो क्या है, अनब्रांच्ड है। मतलब हमारा ये वाला स्टेटमेंट भी कैसा है, सही है कि रेखित पेशियां शाखित या अशाखित हो सकती हैं। लास्ट में दिया गया है अनैच्छिक मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मसल्स क्या होती है हमारी, इनवॉलेंट्री मसल्स हमारी आ जाती हैं कौन सी,
एक तो आ जाती है विसरल और एक आ जाती है कार्डियक। आर नॉन स्ट्रेटेड, तो ऐसा जरूरी नहीं है। कार्डियक मसल्स जो होती है इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कैसी होती है, स्ट्रेटेड होती है। मतलब ये पॉइंट भी हमारा कैसा है, गलत है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन क्या निकले, 1 एंड 3। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 एंड 3। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है और देखने में क्या लग रहा है कि ये फर्स्ट जो है ये कहीं ना कहीं क्या है, क्लेविकल है, और सेकंड पे जो दिख रही है वो क्या है, स्कैपुला है। 3 में जो दिख रही है वो क्या हो सकती है, वो ह्यूमरस। और 4 पे चूंकि बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है तो ये रेडियस हो सकती है ना। अगर हम बाहर की तरफ की बात करें तो बाहर की तरफ कौन सी होती है, रेडियस। फिर भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख ले, डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूजन भी हो सकता है कि द गिवन फिगर शो राइट पेक्टोरल girdle अपर आर्म few parts are marked 1 2 3 4 which of the following options show the correct, हमें ढूंढना है इसमें से करेक्ट लेबलिंग ऑफ मार्क्ड पार्ट्स। कि दिया गया चित्र दाईं अंश मेखला व ऊपरी भुजा को दर्शाता है, कुछ भागों को 1 2 3 4 के रूप में चिन्हित किया गया है, और हमें कौन सा भाग चिन्हित भागों की सही लेबलिंग दर्शाता है। तो हमारे पास क्या दिख रहा है, फर्स्ट में क्या है, क्लेविकल। ये ऐसा हमें एक में ही देखने को मिल रहा है, तो यहीं पे हमारा आंसर क्लियर हो जाता है कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें, ए है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नॉट करेक्टली पे फोकस करना है, विद इट्स फीचर, निम्न में से कौन सा शब्द इसकी विशेषता से सही ढंग से मेल नहीं खाता है, मतलब हमें ढूंढना है गलत वाला। पहला दिया गया है इफरेंट। इफरेंट जो होते हैं हम उन्हें मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं वो सीएनएस से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जाते हैं। कैरीज सिग्नल फ्रॉम सीएनएस टू द इफेक्टर, यहां पर ये बात हमें सही लग रही है ना, कि अपवाही न्यूरॉन क्या करते हैं, सीएनएस से प्रभावी अंग तक संकेत पहुंचाते हैं। दूसरे में क्या कहा गया है, एक्सॉन टर्मिनल पॉजेस न्यूरोट्रांसमीटर कंटेनिंग वेसाइकल, कि तंत्रिकाक्ष के सिरे जो होते हैं उनमें क्या न्यूरोट्रांसमीटर युक्त वेसाइकल पाए जाते हैं। ये बात भी कैसी है, सही है। नेक्स्ट में दिया गया है लिम्बिक सिस्टम along with hypothalamus it is involved in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions and motivation। ये बात भी सही है, एनसीईआरटी में सीधे सीधे लिखा हुआ है कि लिम्बिक सिस्टम में हाइपोथैलेमस के साथ यह व्यवहार भावनात्मक प्रतिक्रिया और प्रेरणा की अभिव्यक्ति नियमन में शामिल है। नेक्स्ट में दिया गया है एसोसिएशन एरिया, इसका जिक्र सेरिब्रम में किया हुआ है। वहां पे कैसे लिखा हुआ है कि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो ना तो पूर्णतः संवेदी और ना ही पूर्णतः चालक होते हैं, और यहां लिखा है नॉट प्रेजेंट इन सेरिबेलम, तो वो सेरिबेलम नहीं है, वो एक्चुअली में सेरिब्रम है। वो अनुमस्तिष्क नहीं है, एक्चुअली में वो प्रमस्तिष्क है। यहां पर जाके वो पॉइंट गलत हो जाता है, और हमें चुनना क्या था, सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए वुमेन में डेवलप बियर्ड एंड माउस्टेच, इनका जिक्र कहां आता है, कि किसी महिला को दाढ़ी और मूंछ किसके कारण आ सकती है, और ऐसा तभी हो सकता है जब उस फीमेल में मेल सेक्स हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, बढ़ जाए। और वो मेल सेक्स हार्मोन कहां से निकलते हैं, या तो गोनेट से निकलते हैं या फिर एडिनल कॉर्टेक्स। आप देखेंगे एडिनल कॉर्टेक्स में 3 कैटेगरी के हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड की अधिकता से क्या हो सकता है, किसी महिला को दाढ़ी या मूंछ आ सकती है। तो यहां पे लिखा है हाइपर सीक्रेशन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स, जी बिल्कुल हो सकता है। हाइपर सीक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन नहीं है, हाइपो सीक्रेशन ऑफ एडिनिलिन ये भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, हाइपर सीक्रेशन ऑफ एडिनल कॉर्टेक्स, अधवृक वलकुट के अतिस्रावण से। नेक्स्ट में दिया गया है विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ अदर 3, कि कौन सा अन्य 3 की श्रेणी से भिन्न है। यहां पे दिया है गैस्ट्रिन, ये एक हार्मोन है, सीक्रेटिन ये भी एक हार्मोन है, ग्लूकागॉन ये भी एक हार्मोन है। तो यहाँ पर 3 जो दिए हैं वो क्या है, हार्मोन दिए गए हैं, और एक जो दिया है टाइलिन, एक्चुअली में ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो 3 जो है हार्मोन है, एक क्या है, एंजाइम है, तो डिफरेंट कौन है, एंजाइम। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां दिया गया है, एक तरफ कॉलम 1 में टर्म दिए गए हैं, दूसरी तरफ कॉलम 2 में डेफिनेशन दी गई है, और हमें उन्हें मिलाना है।
हमें ढूंढना है आइडेंटिफाई द डिफरेंस गिवन इन कॉलम 2, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट, हमें ढूंढना करेक्ट मैच के सही मिलान करें। सही मिलान में हमें क्या दिख रहा है, प्रसव कि प्रसव क्या होता है कि ड्यूरेशन बिटवीन प्रेगनेंसी ऑफ अबाउट 9 मंथ एंड बर्थ, ड्यूरेशन को कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड, मतलब हमारा गेस्टेशन पीरियड हो गया ये, मतलब सी का हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट। दूसरा दिया अटैचमेंट ऑफ जाइगोट टू द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम है ना कि युग्मनज का एंडोमेट्रियम से जुड़ना, ये कहलाता है क्या, अंतररोपण या इम्प्लांटेशन, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या सेकंड। तीसरा दिया है चाइल्ड बर्थ, शिशु का जन्म, शिशु का जन्म क्या कहलाता है, पार्चुलेशन या प्रसव, ये हो गया हमारा क्या थर्ड। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ये कहलाती है क्या, मेनोपॉज, जैसा कि हमें इस साइड में कहीं दिख नहीं रहा है तो इसको हटा देते हैं। रिलीज ऑफ एग फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल, कि ग्राफियन पुटक से अंडे का मुक्त होना, इसे बोलते हैं अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन, मतलब हमारा बी का क्या हो जाएगा, रिलीज ऑफ एग, मतलब ये हो जाएगा हमारा क्या 5। और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट बाय फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, इसे बोला जाता है निषेचन, कि अंडे व शुक्राणुओं के मिलने से युग्मनज का निर्माण होना, मतलब ये हो गया हमारा क्या 6। तो मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी कैन बी इंप्रूव्ड बाय, कि आखिर इनको इंप्रूवमेंट कैसे की जा सकती है, समाज में जनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है कैसे। पहला दिया गया है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, विद्यालयों में यौन शिक्षा को शुरू करके, ये बात एकदम सही है, मतलब हमारा ये पॉइंट कैसा है, सही है। इंक्रीज मेडिकल असिस्टेंस, चिकित्सीय सहायता में वृद्धि करके, ये बात भी सही है कि अगर हम चिकित्सीय सहायता में वृद्धि करेंगे तो वहां पर भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेटर बनाया जा सकता है, मतलब ये पॉइंट भी कैसा है, सही है। अवेयरनेस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन एंड एसटीडीज, गर्भ निरोधन व एसटीडी के बारे में जागरूकता से, ये बात भी सही है, लोग जितना ज्यादा जागरूक होंगे उतना ही वो अपने प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट में दिया गया है इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेल एंड फीमेल चाइल्ड, लड़के व लड़कियों को समान अवसर प्रदान करना, ये बात भी सही है। नेक्स्ट दिया गया है बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस, ये बात भी सही है, मतलब हमें देखने को 1 2 3 4 5 ये सारे सही हैं। एनकरेजिंग मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन, ये गलत है कि मिथकों और भ्रांतियों को प्रोत्साहित करने से नुकसान ही होगा, मतलब हमारे बाकी के पास सही है, सिर्फ एक क्या है गलत है, जो मैं देखने को मिल रहा है 1 2 3 4 5, आंसर इसका क्या है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कंसिक्वेंस ऑफ ओवर प्रोडक्शन, के अधिक जनसंख्या के परिणामों के बारे में संबंध में निम्न में से क्या सही है। इट इंक्रीज द पॉवर्टी ऑफ कंट्री, यह देश की गरीबी को बढ़ाता है, यह बात सही है कि इससे देश की गरीबी बढ़ेगी। इट लीड्स टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई, इससे खाद्य आपूर्ति की कमी हो सकती है, यह बात भी सही है। इट रिजल्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट, इससे बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी बढ़ती है, यह बात भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म इज नॉट रिलेटेड, कौन सा निम्न में से शब्द युग्मित संबंधित नहीं है, हमें नहीं ढूंढना है। पहला दिया गया है इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, जी बिल्कुल, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन की थ्योरी में यही कहा गया है, उन्होंने दो ही शब्द किए इस्तेमाल, एक ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। उद्विकास और प्राकृतिक वर्ण, ये बात सही है। वेस्टिजियल ऑर्गन अपेंडिक्स है क्या, जी ये बात भी सही है। एनालॉगस ऑर्गन एनसीईआरटी में एग्जांपल में देखें तो वहां दिया है बर्ड्स एंड बटरफ्लाई, है ना कि समृद्धि संरचना क्या है, पक्षी व तितली के पंख। नेक्स्ट में दिया है अडेप्टिव रेडिएशन शो करता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, जी नहीं, वहां पे कन्वर्जेंट नहीं है, वहां पे डाइवर्जेंट है, वहां पर जो है अभिसारी नहीं है, अपसारी है, तो जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। करेक्ट आंसर क्या है इसमें, डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। एट विच स्टेज ऑफ एचआईवी इंफेक्शन डज वन यूजली शो सिम्टम्स, कि कब इसमें सिम्टम्स जो है वो शो होते हैं, कि एचआईवी संक्रमण के किस चरण में एड्स के लक्षण आमतौर पर दिखाई देते हैं। विद इन 50 डेज ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, एनसीईआरटी में एक टाइम ड्यूरेशन दी है लगभग 5 से 10 साल, ये वो टाइम होता है जब एचआईवी के कैरेक्टर्स जो है, जो सिम्टम्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते हैं।
संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के 15 दिनों के भीतर, ये बात गलत है। When the infecting retrovirus enters to the host cell, ये बात भी गलत है कि जब संक्रामक रेट्रोवायरस पोषक कोशिका में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, व्हेन वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये भी नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर है डी। क्या कि व्हेन एचआईवी रेप्लिकेट रैपिडली इन हेल्पर टी सेल, आप जानते हो कि एचआईवी एड्स में हेल्पर टी सेल का काउंट ही कम हो जाता है। लिम्फोसाइट्स एंड डैमेज लार्ज नंबर ऑफ दीज, कि जब एचआईवी सहायक टी लिम्फोसाइट में तेजी से प्रतिकृति बनाता है और इनमें बड़ी संख्या में क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन मम्स, कॉलेरा एंड टीबी। मम्स एक वायरल इन्फेक्शन है, कॉलेरा और टीबी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। गलसुआ, कॉलेरा व टीबी में क्या समान है, दे आर ऑल बैक्टीरिया, के सभी जो है जीवाणु रोग हैं, ऐसा नहीं है, वायरल भी है। दे आर ऑल एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर लोकल जगह पे पाए जाते हैं। दे आर ऑल वायरल ऐसा नहीं है, दे आर ऑल कम्युनिकेबल, ये सभी संक्रमणकारी रोग हैं, मतलब एक दूसरे में फैलते हैं। नेक्स्ट, बार्थोलिन ग्लैंड्स, बार्थोलिन ग्लैंड किसमें पाई जाती हैं, बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती हैं फीमेल में, है ना। बार्थोलिन ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं, फीमेल में, और इनका काम होता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स वहां पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाना। जरा देखते हैं क्या क्या है, किसमें पाई जाती है, फीमेल, फीमेल, मेल, मेल, मतलब हमारे दो ऑप्शन तो यही गलत हो गए। अब बात आती है कि हमें चुनना किसमें से, ए और बी में से। फीमेल एंड हेल्प इन वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन, मादा में और वेस्टिब्यूल के स्नेहन में मदद करती हैं, ये बात तो सीधे सीधे सही लग रही है, फिर भी एक बार बी वाला भी पढ़ लेंगे। फीमेल एंड प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, जी नहीं, ईस्ट्रोजन का निर्माण कौन करवाती है, थीका इंटरना करवाती है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ए है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग क्लास एवीज, के पक्षी वर्ग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है ना। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए, द फोर लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है कि जो उनके अग्रपाद हैं वो पंखों में क्या हो गए, रूपांतरित हो गए। एंड द हाइंड लिम्ब जनरली हैव स्केल्स, ये बात भी सही है कि पश्चपाद पर आमतौर पर सल्क होते हैं, और ये आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, ये सही है, स्विमिंग जैसे कि डक, बतख, और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, मतलब हमारा पहला पॉइंट कैसा लग रहा है, सही लग रहा है। दूसरे पर चलते हैं, हार्ट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर्ड, ये बात भी सही है कि हृदय जो है वो पूर्ण रूप से कैसा है, चार कक्षी होता है। दे आर वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक एनिमल्स, दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ये बात भी सही है, ये गर्म रक्त वाले होते हैं, समतापी जीव हैं, अर्थात ये शरीर के ताप को स्थिर बनाए रखने में सक्षम है। ऐसे सिर्फ दो जीव है, एक पक्षी और एक स्तनधारी। नेक्स्ट, दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये पॉइंट भी कैसा है, सही है, मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या है, डी, कि जितने भी कथन दिए हैं वो सारे कैसे हैं, सही है। आइडेंटिफाई द फिगर विद इट्स करेक्ट नेम एंड फाइलम, कि चित्र को उसके सही नाम, अगर आप देखें तो एनसीईआरटी का ही डायग्राम लिया गया है, और ये किसका नाम है, ये है बेलेनोग्लोसस का, बेलेनोग्लोसस। कुकुमेरिया नहीं है, एसिडिया नहीं है, बेलेनोग्लोसस है, हेरोडिनिया नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है इसमें, सी है, हेमिकॉर्डेटा। रेस्पिरेशन टैडपोल, आप जानते हैं टैडपोल जो है जली है, और आप जानते हैं कि टैडपोल में कौन सा रेस्पिरेशन पाया जाता है, ब्रेकियल। ब्रेकियल मतलब वो किसकी मदद से होता है, गिल्स की मदद से होता है। कौन सा है, ब्रेकियल, जो किसकी मदद से होता है, वो क्लोम की मदद से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कथनों को पढ़िए और सत्य विकल्प चुनिए। ठीक है, हमारे पास दो है, एक है कार्बनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन द इरिथ्रोसाइट, ये बात भी सही है ना, कि कार्बनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में पाया जाता है, ये बात सही है। और आप जानते हैं कि आरबीसी में जो पाया जाने वाला कार्बनिक एनहाइड्रेज है वो CO2 और H2O को मिलाकर के क्या बना देता है, कार्बनिक अम्ल मिला देता है, जो बाद में फिर से डिसोसिएट होता है किसमें, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। नेक्स्ट में लिखा है, इन एरिथ्रोसाइट द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर एंड इज ट्रांसपोर्टेड, ये बात सही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ फ्यूज करके क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक एसिड बनाती है।
स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर 2, सही बात है, ये कथन एक सही है और कथन 2 के लिए उत्तरदायी है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द फेरेंक्स फंक्शन एज ए वेयर एज द लैरिंक्स फंक्शन एज ए। ठीक है, अगर हम फेरेंक्स ग्रसनी की बात करें तो ग्रसनी को कहा जाता है ओबाइनिस्ट भाग, एक कॉमन पैसेज किसके बीच का, एयरवे और फूड ट्रैक्ट दोनों का जो कॉमन पाथवे है, कॉमन पैसेज है, वो क्या है हमारा फेरेंक्स। अब ऐसा मैं कहा दिख रहा है, कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, पैसेज फॉर एयर ओनली ये नहीं है तो बी गलत हो जाता है। कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड ये सही है, ब्लॉक टू बैक्टीरिया ये गलत है। मतलब हमारा आंसर आएगा किसमें से, ए और सी में से आएगा। जो दूसरे में लिखा है लैरिंग्स, तो लैरिंग्स के लिए क्या कहा है, पैसेज वे फॉर फूड ओनली, ये गलत है। लैरिंग्स में से सिर्फ एयर पास होती है, फूड के लिए ईसोफेगस होता है। तो सी में देखें क्या लिखा है, पैसेज वे फॉर एयर ओनली। यहां पर देखें कि ग्रसनी क्या है, वहां पर ग्रसनी के रूप में कार्य करती है, वायु और भोजन के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है, सही है। और जबकि कंठ लैरिंग्स जो है केवल वायु के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। मतलब करेक्ट आंसर हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ऑर्डर फ्रॉम दी ब्लड टू फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, चलिए यहां से शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये हार्ट है और इसके 4 चैम्बर है। ये हो गया हमारा क्या, राइट एट्रियम, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन्होंने क्या कहा है, इन ऑर्डर टू ब्लड फ्लो फ्रॉम राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल मतलब वो यहां से शुरू कर रहे हैं और यहां से निकलने वाली स्ट्रक्चर क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। कि स्तनधारी हृदय में रक्त को दाएं निलय से बाएं निलय तक, बायां निलय कहां है हमारे पास, यहां। अब यहां तक आने में कैसे कैसे उसका पाथवे है, तो सिंपल सी बात है, इन्होंने मैमल्स हार्ट इट मस्ट फ्लो थ्रू फर्स्ट राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी वेन और लेफ्ट एट्रियम, लंग्स, पल्मोनरी आर्टरीज। पहली चीज क्या मिली, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से ये जाएगा कहां पे, लंग्स के लिए। पल्मोनरी आर्टरी से कहां जाएगा, लंग्स के लिए, ताकि लंग्स पे क्या हो सके, उसका ऑक्सीजनेशन। वहां से किसकी मदद से आएगा, पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन कहां खुलेगी, लेफ्ट एट्रियम में खुलेगी। अगर हम इनमें सीक्वेंस देखें तो हमें क्या सीक्वेंस देखने को मिल रहा है, 1 5 4 2 3। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स, हमें ढूंढना है करेक्टली द फंक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन, कि निम्न में से किस एक में मानव नेफ्रॉन के विशेष भाग का कार्य सही बताया गया है। मतलब हमें ढूंढना है इसमें से करेक्ट। पहले में उन्होंने क्या दिया है, एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल आप जानते हो, एफरेंट आर्टेरियोल वो ब्लड वेसल है जो ग्लोमेरुलस तक ब्लड लेकर जाती है। अब इन्होंने क्या कहा, कैरीज दी ब्लड अवे, अवे नहीं होता है, वो टूवार्ड्स होता है, फ्रॉम दी ग्लोमेरुलस टूवार्ड्स रीनल वेन, के अविवाही धमनी का रक्त को ग्लोमेरुलस से दूर, तो दूर नहीं, वो ग्लोमेरुलस की ओर लेके जाती है। मतलब ये पॉइंट हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट में क्या दिया है, पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्लिट पोर्स फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल। कि पोडोसाइट क्या कहती है, सूक्ष्म अवकाश बनाती हैं जिन्हें नाम दिया गया खांच छिद्र, ताकि रक्त का निस्यंदन होकर वह बोमेन कैप्सूल में जा सके। ये बात हमारी सही है। मतलब अभी हमें देखने में क्या लग रहा है, भी सही है, लेकिन फिर भी हमें एक बार क्रॉस चेक करना है सी और डी में। हेनले-लूज में लिखा है, हेनले-लूज में मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन, आप जानते हैं कि मोस्ट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन जो होता है वो होता है पीसीटी में, क्योंकि एनसीईआरटी में डाटा दिया है कि 70 से 80% जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट है वो कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, वो होते हैं कहाँ, पीसीटी में। जबकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ शब्द किसके लिए लगा है, हेनले-लूप के लिए। तो ये पॉइंट भी कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। कि हेनले-लूप में क्या हो रहा है, ग्लोमेरुलर निस्यंद में से मुख्य पदार्थों का अधिकांश पुनः अवशोषण, तो अधिकांश शब्द नहीं लिखना था इन्हें जो है, इसलिए ये गलत हो गया। नेक्स्ट है डीसीटी कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटेशियम आयन, के डीसीटी में क्या हो रहा है, पोटेशियम आयनों का परिवर्ती रक्त केशिकाओं में पुनः अवशोषण। तो पुनः अवशोषण नहीं है, एनसीईआरटी का डायग्राम अगर आप देखें तो वहां पर डीसीटी में पोटेशियम आयनों का पुनः अवशोषण नहीं हो रहा है, श्रावण हो रहा है। मतलब ये पॉइंट भी हमारा कैसा है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेंस कि गुच्छीय निस्यंद्र होता है क्या? ब्लड विदाउट ब्लड सेल एंड प्रोटीन। कि आप जानती हो कि ये हमारे पास क्या है, बोमेन कैप्सूल है, और यहां से आने वाली को क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टीरियल, और जाने वाली को क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टीरियल। यहाँ पे क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। तो ग्लोमेरुलस में से क्या छन के आता है, पूरा का पूरा ब्लड तो छन के आता नहीं है। जो बड़े प्रोटीन है वो ऊपर रह जाएंगे, और ब्लड सेल्स हैं वो कहाँ रह जाएंगे, ऊपर रह जाएंगे। उसके अलावा जितने भी छोटे पार्टिकल हैं वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इन्होंने लिखा है ब्लड विद प्रोटीन, प्रोटीन का साइज बड़ा है तो वो ऊपर रह जाएगा। ब्लड विदाउट यूरिया, यूरिया को तो लाना ही है। प्लाज्मा विदाउट शुगर, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ब्लड विदाउट सेल्स, सेल कोशिकाएं ऊपर रह गई, और साथ में प्लाज्मा प्रोटीन्स भी ऊपर रह गई। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन्होंने लिखा है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए तथा सत्य विकल्प चुनिए। पहले में दिया गया है स्ट्रेटेड अपीयरेंस ऑफ मायोफाइब्रिल, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन, एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एक्टिन टू फॉर्म ए क्रॉस ब्रिज, और ग्लोबुलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन एंड एक्टिव साइट ऑफ। अब इन्होंने लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बात सही है। ये क्या होता है, हमारे पास स्टोर हाउस होता है। स्ट्रेटेड अपीयरेंस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ एक्टिन और मायोसिन की वजह से ही होता है। एनर्जी रिलीज फ्रॉम एटीपी, कि जो एटीपी जो है वो रिलीज हो रही है, वो कैसे हो रही है, हेल्प मायोसिन हेड टू बाइंड टू एक्सपोज एक्टिव साइट, कि जो एटीपी है उससे ऊर्जा मिलती है, और उस ऊर्जा की वजह से मायोसिन का हेड जाके फिट हो जाता है किससे, एक्टिव साइट ऑफ एटीपी से। ग्लोबुलर हेड ऑफ मीरोमायोसिन एंड एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन, एक्टिव एटीपी एंजाइम पाया जाता है, ये बात सही है। और यहाँ पर बाइंडिंग साइट होती है किसके लिए, एटीपी के लिए। तो हमारे पास ए मिल रहा है फर्स्ट से, बी मिल रहा है सेकंड से, सी मिल रहा है थर्ड से, डी मिल रहा है फोर्थ से। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है ए पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप, कि एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसका नहीं पता कि ब्लड ग्रुप क्या है, लेकिन हमें उससे लेना है वो ब्लड। ये जो थ्योरी आप पढ़ेंगे उसमें यही लिखा है, अंडर एबीओ सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एन एक्सीडेंट एंड नीड इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिज वन फ्रेंड हु हैज ए वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ हिज ओन ब्लड टाइप ऑफर फॉर ब्लड डोनेशन विदाउट डिले। What would have been the type of blood, कि वो दे सकता है। और आप जानते हो कि यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता कौन होता है, टाइप ओ होता है। तो हमारा सही आंसर क्या है, टाइप ओ। नेक्स्ट है द फिगर गिवन बिलो depicts a diagrammatic sectional view of the female reproductive system of human which one set of 3 parts out of first to 6 have been correctly identified। हमें ढूंढना है करेक्टली, सही मिलाया गया है। कि नीचे दिए जा रहे चित्र में मानव मादा जनन तंत्र का एक आरेखीय काट दृश्य दिखाया गया है, जिसमें 1 से 6 में से निम्न में से कौन 3 भागों को ठीक रूप से पहचाना गया है। यहाँ पे आप देखें जो 4 दिखाया गया है ये फिम्बरी है, झालर है। जो 3 है ये हमारा कीपक या इनफंडीबुलम है ना। और जो फर्स्ट दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है ना। और जो 6 है वो कहीं ना कहीं वजाइना को दिखाया गया है। 5 जो है वो सर्विक्स है, और जो सेकंड है वो या तो पेरीमीट्रियम है या फिर बाहर वाली या बीच वाली मायोमीट्रियम है। अब हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझना है कि यहाँ पर फर्स्ट को क्या दिया गया, पेरीमीट्रियम, जी नहीं, फर्स्ट जो है वो अंदर वाली है, और अंदर वाली कौन सी है, एंडोमीट्रियम। तो फर्स्ट वाला कैसा हो गया, गलत। यहाँ पे बी में दिया है सेकंड वाला एंडोमीट्रियम, ये भी गलत है क्योंकि एंडोमीट्रियम जो है वो अंदर वाली है, बाहर वाली नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे 3 में दिया गया है इनफंडीबुलम, जी इनफंडीबुलम सही है। और 4 में दिया है फिम्बरी, 4 में दिया है फिम्बरी, ये भी सही है। और 5 में दिया है सर्विक्स। फिलहाल हमें देखने में जो लग रहा है वो सी वाला सही लग रहा है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में नहीं रहना है। यहाँ पे 4 में दिया है ओविडक्ट फनल, और 5 में दिया है यूटरस। 5 में यूटरस नहीं है, सर्विक्स वाला दिया गया है। और 6 में दिया है सर्विक्स, तो 6 सर्विक्स नहीं है, वो वेजाना है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, इसमें 3 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मार्क द हार्मोन गिवन इन द कॉलम 1 एंड द एंडोक्राइन सेल्स गिवन इन कॉलम 2। स्तंभ 1 में दिए गए हार्मोन और स्तंभ 2 में दी गई अंतःस्रावी कोशिकाओं को मिलाइए। ठीक है, चलो। अल्फा सेल जो है ये बनाती हैं ग्लूकागॉन, मतलब ये हो गया हमारे पास क्या, सेकंड। बीटा सेल बनाती है इंसुलिन, ये हो गया हमारे पास क्या, थर्ड। लीडिंग सेल से निकलता है टेस्टोस्टेरोन, मतलब ये हो गया हमारे पास फोर्थ। और साइटोली सेल बनाती है क्या, इनहिबिन, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या निकल गया है, 2 3 4 1, जो हमें देखने को मिल रहा है डी में। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आर करेक्ट। हमें ढूंढना है सही कि मादा जनन तंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, मायोमेट्रियम अंडरगो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ बेबी। ये बात सही है कि एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव के दौरान जो तीव्र संकुचन होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कहाँ होते हैं, मायोमेट्रियम में होते हैं। दूसरे में दिया गया है ओवरी इज सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जी नहीं, ओवरी को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। क्यों, प्राथमिक जनन अंग उन अंगों को कहा जाता है जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है। तो नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है टेस्टिस में, और मादा युग्मक एग का निर्माण होता है कहां पर, ओवरी में। तो ये सेकेंडरी नहीं प्राइमरी है, तो ये हमारा गलत हो गया। फर्स्ट वाला हमारा कैसा है, सही, यही हमें ढूंढना था। थर्ड में दिया है ओवेरियन स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन। ये बात सही है कि अंडाशय स्ट्रोमा को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जहां पे लिखा है इनर कॉर्टेक्स एंड आउटर मेडुला, यहां पे गलत हो जाता है, क्योंकि बाहर वाला क्या होता है कॉर्टेक्स, अंदर वाला क्या होता है मेडुला। कि आंतरिक वलकुट है, नहीं, वलकुट बाहरी वाला है, और बाहरी मध्यांश है, नहीं, मध्यांश अंदर वाला है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है। मतलब अभी हमारा सही कौन सा निकला, फर्स्ट। 4 में देखते हैं infundibulum possesses finger-like projections which help in collection of ovum after the release of secondary oocyte। ये बात भी सही है कि इनफंडिबुलम में उंगली के समान जैसे उभार होती हैं जो द्वितीयक oocyte के निकलने के बाद अंडाणु के संग्रहण में मदद करते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट कैसा है हमारा, सही है। 5 में लिखा है ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द मैमल्स, यहां इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल। यहां पे ये बात गलत हो जाती है कि फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड कैरेक्टर्स तो है लेकिन मेल में नहीं, मेल में फंक्शनल नहीं होती, फीमेल में मेमोरी ग्लैंड जो है वो फंक्शनल होती है। मतलब ये पॉइंट भी कैसा है, गलत है। तुम्हारे करेक्ट पॉइंट्स कौन सही है, 1 और 4। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, फर्स्ट ए। नेक्स्ट में दिया गया है ये स्पर्म का डायग्राम दिया गया है कि the figure given below show the structures of sperm, identify the correct feature corresponding to the marked structure A B C D। A दिया गया है हेड, B दिया गया है नेक ग्रीवा, C दिया गया है मिडिल पीस, है ना, मध्यखंड, और D दिया गया है क्या हमारे पास, टेल, पूंछ, है ना। तो इन 4 भागों के बारे में दिखाया गया है। अब इन्होंने पूछा है कि क्या इनके बारे में सही कहा गया है। ए सिर है, सही बात है। बी मिडिल पीस है, गलत बात है। सी नेक है, ये भी गलत बात है। डी टेल है, ये भी सही बात है। मतलब हमारे यहां देखने पे लग रहा है ए और डी दोनों सही है। अब हमें आगे का पढ़ना है कि आखिर वो परफॉर्म क्या कर रहे हैं। इट्स एंटीरियर पोर्शन, हेड के एंटीरियर पोर्शन की बात करें, इज कवर्ड बाय ए स्ट्रक्चर फिल्ड विद एंजाइम्स that help in the fusion of male and female gametes। कि सिर के इसका अग्रभाग एंजाइमों से भरी एक संरचना से ढका होता है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं, जो नर और मादा युग्मकों के संलयन में मदद करता है। ये बात तो सही लग रही है। दूसरा है टेल, इट रिलीज एनर्जी। जी नहीं, एनर्जी रिलीज करने का काम किसका है, मिडिल पीस का है ना। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है द बेस्ट वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री इज, कि किसी देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। लोगों को शिक्षित करना, टू एजुकेट पीपल, ये हो सकता है, बिल्कुल है। टू हैव बेटर हाउसेस, बेहतर घर उपलब्ध कराना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू किल पीपल ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, तो मारने से पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं होगी। नेक्स्ट है टू प्रैक्टिस एंड इंप्लीमेंट फैमिली प्लान। हाँ, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है
कि परिवार नियोजन का अभ्यास और कार्यान्वयन कराना। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है कि इंक्रीज इन मिलेनाइज्ड मॉथ आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ग्रेट ब्रिटेन इज ए प्रूफ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखिए नेचुरल सिलेक्शन तीन प्रकार से दिए गए हैं, एक है स्थायी कारक स्टेबलाइजिंग, एक है दिशात्मक डायरेक्शनल, और एक है विचलित या डिसरप्टिव। तो यहां पर अगर आप देखें जो औद्योगिकीकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला एग्जाम्पल है वो डायरेक्शनल वाले नेचुरल सिलेक्शन में आता है। तो ये वाला पॉइंट हमारा कैसा है, सही है। फर्स्ट वाला पॉइंट कैसा है, सही है, और हमें सही वाला ही ढूंढना है। दूसरे में लिखा है व्हेन मोर इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन एक्वायर ए मीन कैरेक्टर। मीन कैरेक्टर वाले जब चुने जाते हैं कि जब किसी व्यष्टि में अधिकतर व्यक्ति औसत लक्षणिक मान वाले होते हैं तब इसे विचलित कहते हैं, तब उसे विचलित नहीं कहते, तब उसे स्थायी कारक कहते हैं। तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। नेक्स्ट में लिखा है चेंज इन एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन विल लीड टू हार्डी मीन वर्ग इक्विलिब्रियम, कि एलिलिक आवृत्ति में परिवर्तन, अब परिवर्तन तो यहीं पे बोल दिया है तो वहां पे संतुलन कैसे बना रहेगा, वो असंतुलित हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी कैसा है, गलत है। नेक्स्ट में दिया है जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंजेस द एग्जिस्टिंग जीन और एलिलिक फ्रीक्वेंसी इन फ्यूचर जनरेशन। हाँ जी, ये बात जो है वो हो सकती है। ऑप्शन में अगर देखें तो ऐसा हमें देखने को मिल रहा है 1 और 4, मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन कैसा है, सी है। नेक्स्ट पे चले, डाइवर्सिटी इन द टाइप ऑफ बीक्स फिंचेस अडेप्टेड टू डिफरेंट फीडिंग हैबिट ऑन द गैलापागोस आइलैंड एज ऑब्जर्व्ड बाय डार्विन प्रोवाइड्स एविडेंसेस फॉर। उन्होंने किस चीज के बारे में बताया था कि जैसा कि डार्विन ने देखा गैलापागोस द्वीप समूह पर अलग अलग भोजन की आदतों के अनुसार अनुकूलित फिंच की चोंच के प्रकार में विविधता, ये किसका प्रमाण देती है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का ही एविडेंस देती है जो है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति की उत्पत्ति। नेक्स्ट में दिया गया है सिलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द सिम्टम्स ऑफ डिजीज गिवन इन कॉलम 1 विद देयर रिस्पेक्टिव पैथोजन ऑफ द डिजीज गिवन इन कॉलम 2, कि एक तरफ उन्होंने क्या है बीमारियों के लक्षण दिए हैं और दूसरी तरफ उसका रोग कारक दिया है, और क्रॉस दी मैचिंग पूछी है कि कौन सी बीमारी के लक्षण किस पैथोजन की वजह से होते हैं। पहले में दिया गया है अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केल। आप देखेंगे ये शब्द इस्तेमाल किया है एनसीईआरटी ने फंगल इन्फेक्शन के लिए जो है ना। ड्राई स्केल्स लीजन ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स एंड स्कैल्प। स्कैल्प होता है जो हमारी सिर वाला हिस्सा है ना, ये वाली यहाँ की जो त्वचा है उसे स्कैल्प कहा जाता है। कि शरीर के विभिन्न भागों जैसे त्वचा, नाखून व स्कैल्प पर सूखे पपड़ीदार, मतलब ये फंगल इन्फेक्शन है। और फंगल इन्फेक्शन कहाँ दिख रहा है, ये माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ऐसा भी एग्जांपल दिया है उसमें जो है। मतलब ये हमारा हो जाएगा 5। तो फर्स्ट को मिलाइए किससे, 5 से। फिर दिया गया क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल। देखिए लिम्फेटिक वेसल का जिक्र उन्होंने करा है कहां पे, हाथी पांव रोग, एलिफेंटियासिस में, जहां पे लिम्फेटिक वेसल्स में ब्लॉकेज लग जाता है और शरीर के उस अंग का आगे वाला हिस्सा है वहां पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है ना। मतलब ये कौन हो सकता है, एंटमीबा जी नहीं है, एस्करिस ही जी नहीं, हेमोफिलस जी नहीं, बुचेरेरिया, ये हो गया 4। तो 5 के बाद अगला क्या है हमारे पास 4। तीसरा दिया है फीवर है, चिल्स है ना, कि ज्वर है, ठंड लगना, खांसी है, सिर दर्द है, गंभीर मामलों में होठ व उंगलियों के नाखून भूरे से नीले रंग के हो जाते हैं। ये जो करेक्टर दिए हैं एनसीईआरटी ने वो दिए गए हैं निमोनिया के, और निमोनिया किससे होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मतलब ये हमारा 3rd ही रहेगा। कॉन्स्टिपेशन, ये करेक्टर जो दिए हैं वो एंटमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबियासिस, अमीबयता के लक्षण है ना, कि कब्ज है, उदरीय पीड़ा व ऐंठन है, अतिरिक्त म्यूकस व रक्त के थक्के के साथ मल है। कॉन्स्टिपेशन एब्डोमिनल पेन, मतलब ये हो गया हमारे पास क्या, फर्स्ट। तो जो ले देके हमारे पास बच गया वो हमारे पास क्या है, सेकंड। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो गया, 5 4 3 1 2। करेक्ट सीक्वेंस हमें कहां दिख रहा है, डी में, 5 4 3 1 2। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टू। देखिए आप जानते हैं कि हमारे पास ये दिल है जिसमें कितने कक्ष होते हैं, 4।
यहाँ पर जो एओर्टा वाला पोर्शन है शरीर के पूरे शरीर को सप्लाई करता है, और जो राइट वाला पोर्शन है जो सिर्फ फेफड़ों को सप्लाई करता है, ये वाला सर्कुलेशन कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये वाला सर्कुलेशन कहलाता है क्या, सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब हम ऑप्शन पे चलते हैं कि सिस्टमिक हार्ट रिफर्स टू, दैहिक हृदय से तात्पर्य है द हार्ट दैट कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर स्टिमुलेशन फ्रॉम नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम के ऐसा हृदय जो तंत्रिका तंत्र के उद्दीपन से संकुचित होता है, इससे बोला जाता है न्यूरोजेनिक हार्ट। नेक्स्ट है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट, जी लेफ्ट वाला है, बिल्कुल सही है ना, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इन हायर वर्टिब्रेट्स, उच्च कशेरुकियों में बायां आलिंद व बायां निलय। नेक्स्ट में एंटायर हाइट, जी नहीं, पूरे हाइट को नहीं बोलते हैं। टू वेंट्रिकल टुगेदर, नहीं वेंट्रिकल नहीं, उनमें से सिर्फ कौन सा, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम, हमें समान संघ के कि निम्न में से जंतुओं का कौन सा समूह एक ही संघ से संबंधित है। एक दिया गया है अर्थवॉर्म, एक दिया है पिनवॉर्म, एक दिया है टेपवॉर्म। अर्थवॉर्म हो गया एनलेडा का, टेपवॉर्म हो गया प्लेटिहेल्मिंथेस का, ये हो नहीं सकता। प्रॉन झींगा मछली ऑर्थोपोड है, स्कॉर्पियन ऑर्थोपोड है, लोकस्टा ये भी ऑर्थोपोड है ना। मतलब अभी हमें जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, बी लग रहा है। स्पॉन्ज ये हो गया हमारे पास क्या, स्पॉन्ज हो गया पॉरीफेरा, है ना। दूसरा सी एनिमोन, सी एनिमोन हो गया हमारा सीलेंट्रेटा। स्टारफिश हो गया क्या, एकाइनोडर्मेटा, अलग अलग हो गए। इसमें दिया मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट किस में आ जाएगा, प्रोटोजोआ में, अमीबा प्रोटोजोआ में, मॉस्क्यूटो ऑर्थोपोडा में, ये भी अलग अलग हो गए। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट, हमें 4 कथन दिए गए हैं रिलेटेड टू कॉमन फ्रॉग जिसका नाम है राणा चिगरीना, एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन स्टेटिंग विच वन आर ट्रू और फॉल्स, कि निम्न 4 कथनों को जो सामान्य मेढक राणा टिग्रीना से संबंधित है पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें से कौन सा कथन सत्य व कौन सा असत्य है। पहला उन्होंने दिया है फ्रॉग इज पोइक्लोथर्मिक, कि मेढक जो होता है वो असमतापी होता है, ये बात सही है। फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स तक के जो जीव हैं वो सब कैसे हैं, पोइक्लोथर्मिक हैं, असमतापी हैं। समतापी सिर्फ 2 हैं, पक्षी और स्तनधारी। मतलब ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है, करेक्ट है, मतलब ये हमारा कैसा है, ट्रू है। दूसरे में लिखा है इट हैज 4 चैम्बर्ड हेड, कि इसमें हृदय चतुष्कोष्ठी होता है, ये बात गलत है। रेप्टाइल्स और एम्फीबियल्स में जो उनका हृदय हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ऑन ड्राई लैंड इट टर्न्स इनटू यूरिकोटेलिक फ्रॉम यूरियोटेलिक, ऐसा नहीं है। अगर हम एम्फीबियंस पे देखें तो सिर्फ 2 ही मिलता है। एनसीईआरटी क्या शब्द इस्तेमाल करती है कि जलीय उभयचर है तो वो अमोनोटेलिक है, और सामान्य उभयचर है तो वो यूरियोटेलिक है। यूरिकोटेलिक का कहीं कोई जिक्र नहीं है, मतलब ये भी हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। कि शुष्क स्थल पर या यूरियो से कैसा हो जाता है, यूरिकोटेलिक हो जाता है। इट्स लाइफ हिस्ट्री इज कैरिड आउट इन पॉन्ड वाटर, इसका जीवन इतिहास तालाबी जल में होता है। देखिए एनसीईआरटी ने वहां पे क्या इस्तेमाल किया है कि उभयचर के सारे जीव कैसे होते हैं, स्वच्छ जलीय होते हैं, मीठे जल में, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, मीठे जल में रहने वाले हैं। तो तालाब एक स्वच्छ जलीय है, मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा कैसा है, ट्रू है। तो करेक्ट क्या होगा, TFFT, जो हमें देखने को मिल रहा है बी में। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, इन मैन एंड मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू, करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, करेक्ट सीक्वेंस में पहले नेजल चैम्बर, यहीं से उठाएंगे, इन्होंने नेजल कैविटी से लिया है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद अगली चीज क्या है, फेरिंग्स हो सकता है, फेरिंग्स हो सकता है। नेजल कैविटी के बाद लैरिंग्स, जी बिल्कुल नहीं है। नेजल कैविटी के बाद लैरिंग्स बिल्कुल नहीं है, मतलब हमारा आंसर ए और बी में से कोई आएगा। तो हमारी अगली चीज क्या मिल रही है हमें, फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद हमें अगली चीज क्या मिलेगी, लैरिंग्स, क्योंकि दोनों में कॉमन है। लैरिंग्स के बाद क्या मिला, ट्रेकिया, ट्रेकिया, मतलब ये बात भी सही है। अगली चीज क्या है हमारे पास, ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद हमें क्या मिलता है, ब्रोंक्यूल, जी नहीं, ट्रेकिया के बाद मिलता है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल के बाद एल्वुलाई। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें, बी है। नासा कक्ष, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी पहले मिलती है, श्वसनिकाएं बाद में मिलती है, यहां पे उल्टा कर दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी है। नेक्स्ट है
द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली, ये शब्द काम का है क्योंकि एनसीईआरटी ने ये शब्द इस्तेमाल किया है हार्ट फेल्योर के लिए कि हृदय की वह स्थिति जब वह शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया है, पर्याप्त रूप से रक्त पंप नहीं कर पाता है, तब उसे हृदय पात कहते हैं। नेक्स्ट, द यूरिन अंडर नॉर्मल कंडीशंस डज नॉट कंटेन ग्लूकोज, कि सामान्य परिस्थितियों में मूत्र में ग्लूकोज नहीं पाया जाता है, ये बात सही है। अब उन्होंने दिया है क्यों ऐसा हो रहा है। द नॉर्मल कंडीशन ब्लड शुगर इज फ्रक्टोज, ऐसा नहीं है कि सामान्य रक्त शर्करा फ्रक्टोज होती है, उसमें ग्लूकोज भी है। दूसरे में दिया है ग्लूकोज ऑफ ब्लड इज नॉट फिल्टर्ड इन दी ग्लोमेरुलस, ऐसा भी नहीं है कि गुच्छ में रक्त के ग्लूकोज का निस्यंदन ही नहीं होता, जी नहीं, वो छन करके नीचे आता है। तीसरे में दिया है ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन यूरिनिफेरस ट्यूबुल, ये बात सही है कि गुच्छीय निस्यंद में से ग्लूकोज मूत्र नलिकाओं में क्या हो जाता है, पुनः अवशोषित हो जाता है। अभी फिलहाल हमारा आंसर सी है, लेकिन फिर भी एक बार डी वाले ऑप्शन को भी रीड करना है, हड़बड़ाहट में बिल्कुल नहीं रहना है। आप जानते हैं कि हड़बड़ाहट में ही आप लास्ट वाले ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं और कभी कभी उससे बेटर ऑप्शन नीचे देखने को मिल जाता है। ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलफिल्ट्रेट इज कन्वर्टेड, जी नहीं, कन्वर्ट तो कहीं नहीं होता है कि गुच्छीय निस्यंद में ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देयर आर 3 ब्लैंक्स, यहां पर 3 खाली जगह दिख रही है। इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट मार्क द करेक्ट ऑप्शन हैविंग सुटेबल वर्ड्स फॉर फिल इन द ब्लैंक्स, कि निम्नलिखित कथन में से 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्दों वाले सही विकल्प को चिन्हित करें। कि मायोफाइब्रिल के पतले तंतु, पतला तंतु कौन होता है, एक्टिन, और आप जानते हो एक्टिन 2 एफ एक्टिन के मिलने से बनता है। अब यहां पर ए और बी में क्या दिया है, एक एफ एक्टिन, देखो तुम्हारा करेक्ट आंसर या तो सी होगा या फिर डी होगा, है ना। कि थिन फिलामेंट मतलब एक्टिन ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 2F एक्टिन एंड 2 फिलामेंट। आप देखते हैं कि वहां पर एक्टिन के चारों तरफ सांप जैसा कौन लिपटा हुआ है, 2 फिलामेंट किसके हैं वहां पर, ट्रोपोमायोसिन के। तो यहां पे कहीं ना कहीं जो बी है वो हमारा क्या है, ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन। तो सी हमारा क्या हो गया, ट्रोपोनिन। तो करेक्ट सीक्वेंस हमें कहां देखने को मिल रहा है, ट्रोपोनिन, और ये सीक्वेंस हमें कहां देखने को मिल रहा है, 2F ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, डी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पर्सन एंटरिंग एन एम्प्टी रूम सडनली फाइंड ए स्नैक right in front on opening the door, which one of the following is likely to happen in this neurohormonal control system? कि एक व्यक्ति एक खाली कमरे में प्रवेश करने पर दरवाजा खोलता है और अचानक सामने एक सांप को पाता है। आप जानते हो कि ऐसी स्थिति में इमरजेंसी है, डर है, भय है, और ऐसे टाइम पर एडिनल मेडुला से एक हार्मोन निकलता है जिसे इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, एड्रीनेलिन, और यही शब्द हमें इन 4 ऑप्शन में से देखना है। क्या क्या दिख रहा है, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स, जी नहीं है, जो पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिवेट करेगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, हो सकता है। रिलीजिंग एपिनेफ्रिन, ये मिल गया हमारा क्या, एड्रिनेलिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम दी एडिनल कॉर्टेक्स, ये बात गलत है कि एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन एडिनल कॉर्टेक्स से नहीं, एडिनल मेडुला से निकलते हैं। कि अनुकंपी तंत्र का तंत्र अधवृक वलकुट, वलकुट नहीं है, वो मध्यांश है, ये शब्द गलत है यहां पर। नेक्स्ट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड, ये बात सही है, रिलीजिंग एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन फ्रॉम एड्रिनल मेडुला। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से क्या है, सी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी क्या करते हैं, कि पीयूष की अग्रपाली से निर्मित हार्मोन क्या करता है। पहले में दिया गया है कंट्रोल कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करने के लिए 2 हार्मोन काम करते हैं, एक के पूरे नाम में ही छुपा हुआ है, थायरोकैल्सिटोनिन, नाम से पता चल रहा है कहां से निकल रहा है, थायराइड ग्लैंड से। एक का पैराथायराइड हार्मोन या पैराथॉर्मोन, नाम से पता चल रहा है कहां से निकल रहा है, पैराथायराइड से। तो पिट्यूटरी ग्रंथि का उसमें रोल नहीं है। स्टिमुलेट थायराइड एंड अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि थायराइड को कंट्रोल करने के लिए वो बनाता है क्या, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनिशिएट अलार्म रिएक्शन, जो थोड़ी देर पहले बताया था उसमें है। रेगुलेट वाटर बैलेंस, ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, बी है।
नेक्स्ट पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन कि द यूरेथ्रा ऑरिजिनेट फ्रॉम ए स्ट्रक्चर। यूरेथ्रा कहां से निकल रही है? यूरेथ्रा जो है वो निकलेगी यूरिनरी ब्लैडर से, जैसा हमें कहीं और देखने को मिल भी नहीं रहा है ना, कि जो यूरेथ्रा है वो कहां से निकलती है? यूरिनरी ब्लैडर से। कि जो मूत्र मार्ग एक संरचना से निकलता है उसे क्या कहा जाएगा? मूत्राशय कहा जाएगा। एंड एक्सटेंड थ्रू द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है? पीनस। तो हमारा करेक्ट आंसर यहीं से वैसे ही देखने को मिल रहा है कि बाह्य जननांग क्या होता है? पीनस, शिश्न होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या दिया गया है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हुज फीचर आर गिवन बिलो। क्या क्या कैरेक्टर्स है कि सबसे लोकप्रिय गर्भनिरोधक युक्ति के प्रकार की पहचान कीजिए जिसकी विशेषताएं नीचे दी गई। कि दे डू नॉट इंटरफेयर द एक्ट ऑफ कोइटस। ये लक्षण तो ऑलमोस्ट सभी गर्भनिरोधक जो युक्तियां हैं उन सभी में पाया जाता है, तो ये कोई डिफरेंशिएटिंग फीचर लग नहीं रहा। अगले पे पढ़ते हैं। दे आर इफेक्टिव बैरियर, यहां पे आया शब्द बैरियर, यहां से हम बता सकते हैं। बैरियर में एनसीईआरटी में क्या दिया गया है? बैरियर में एनसीईआरटी में दिया गया है कॉन्डोम्स, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। इसके अलावा उन्होंने फीमेल के लिए डायफ्राम, सर्वाइकल कैप और वॉल्ट के बारे में भी कहा है। ये सारी की सारी मेथड कैसी है? बैरियर मेथड वाली हैं। इन्हीं चीजों के बारे में देख लेते हैं। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडीज, ये बात भी सही है। आईयूडी ये अपना बैरियर नहीं है। इंजेक्टेबल ये भी बैरियर नहीं है। कॉन्डोम ये आंसर सही है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी है। नेक्स्ट में दिया गया है आर्कियोप्टेरिस is known as missing connecting link because it is a fossil and so the characters। आर्कियोप्टेरिस आप जानते हैं ये रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक थी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ, है ना, कि गिवन बिलो आर सम रीजंस विच अफेक्ट हेल्थ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन। कि नीचे कुछ कारण दिए गए हैं जो मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, सही कारण पहचानिए। अब एनसीईआरटी में इसके लिए 3 कारणों के बारे में कहा गया है। देखते हैं कौन कौन से कारण इन्होंने दिए हैं। पहला दिया गया है जेनेटिक डिसऑर्डर, एनसीईआरटी ने भी इसी के बारे में कहा है। दूसरा दिया गया है इन्फेक्शन, संक्रमण, एनसीईआरटी ने इसके बारे में भी कहा है। लाइफस्टाइल, एनसीईआरटी ने इसके बारे में भी कहा है। और मेंटल स्टेट थ्योरी में जो डेफिनेशन दी है वहां पर इस चीज का भी जिक्र है। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑल ऑफ दिस। ये था हमारे आज के टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन। एक बार घर जाके चेक कीजिएगा। अगले पेपर के लिए आपको सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।